हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेशनल हट। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है चार्जेस के कारण। चार्ज क्या होता है? Charge is an intrinsic property of any matter due to which any object can experience attraction or repulsion force। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने का कारण क्या है? चार्ज। अब इलेक्ट्रिसिटी को भी हम दो सेक्शन में पढ़ते हैं। एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और सेकंड है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये दो सेक्शन में हम पूरी इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? जब कभी भी चार्ज रुका हुआ होता है, वो फ्लो नहीं कर रहा है, किसी समय अगर चार्ज रुका हुआ है तो उसके बारे में जो स्टडी की जाएगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएगा। और जब चार्ज फ्लो कर रहा होता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। इतना समझ में आ गया होगा? आप जानते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। तो कोई एक एटम हम ले रहे हैं जिसका ये न्यूक्लियस है। आपको पता है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं। अभी कोई ऑब्जेक्ट अगर लिया जाए जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर दोनों बराबर है, तो वो कहलाता है न्यूट्रल या अनचार्ज ऑब्जेक्ट। क्योंकि हमें पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, तो अभी ये अनचार्ज ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब किसी एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट कराया जाता है, इंटरेक्शन कराया जाता है, दूसरा एक ऑब्जेक्ट है, तो क्या होता है? कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे ऑब्जेक्ट में भी चले जाते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से निकल जाता है, दूसरे ऑब्जेक्ट में गया, तो इस समय इस वाले ऑब्जेक्ट में अगर ध्यान देंगे तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए, मतलब नेगेटिव चार्ज कम हो गया। नेगेटिव चार्ज कम तो पॉजिटिव चार्ज इस पर ज्यादा हो गया, इसलिए हम इसको कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। और जिस पर इलेक्ट्रॉन निकल कर गया है उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया है, मतलब नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया है, इसलिए इसको हम कहेंगे नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। तो यहां से आपको समझ में आया होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज कैसे हो रही है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण। जब एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे ऑब्जेक्ट में चला जाता है तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट चार्ज हो गई है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो मिनिमम चार्ज होगा, मिनिमम तो एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है ना, तो जो मिनिमम चार्ज होगा वो होगा 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? याद रखिएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। इसी तरह एक प्रोटॉन पर चार्ज भी उतना ही होता है जितना कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। कितना? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। दोनों पर चार्ज बराबर होता है, बस प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। और याद रखिएगा चार्ज की यूनिट कूलाम होती है, और चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं। क्यू, अगर मान लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन है, मान लिया n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण उस ऑब्जेक्ट में टोटल चार्ज Q कितना होगा? जो टोटल चार्ज आता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो Q इज इक्वल टू NE। इस फॉर्मूला से हम किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना चार्ज है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट का चार्ज 1 कूलाम है, Q इज इक्वल टू 1 कूलाम। मान लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस पर चार्ज 1 कूलाम है, तो 1 कूलाम का मतलब क्या है? Q इज इक्वल टू NE आया होगा। ठीक है, Q दिया है 1, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19। अगर हम यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें, N इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन, ये जाके डिवाइड हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा n इज इक्वल टू 6.25 × 10⁻18। ये क्या आया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का चार्ज 1 कूलाम है
तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 6.25 into 10 की पावर 18। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो 1 कूलाम वाले चार्ज के ऑब्जेक्ट में होगा। तो यहां से आप समझ सकते हैं, एक फॉर्मूला याद रखिएगा, Q is equal to NE। जब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होंगे तो हम उस ऑब्जेक्ट पर कितना चार्ज है ऐसे निकाल सकते हैं। ये तो आपको याद रहना ही चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। अब बात करते हैं हम, जो आपको 10th क्लास में पढ़ना है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम सबसे पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो क्या है इलेक्ट्रिक करंट, उससे पहले इरेज कर देते हैं इसको। किसी ऑब्जेक्ट में जब कोई चार्ज फ्लो हो रहा होता है तो हम कहते हैं कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। करंट का मतलब ही होता है फ्लो करना। तो जब चार्ज किसी कंडक्टर में फ्लो करता रहता है तो वहां पर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। अब इलेक्ट्रिक करंट है क्या? इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर फ्रॉम एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इन यूनिट टाइम। मतलब समझते हैं इसका, अगर कोई एक मान लेते हैं कंडक्टिंग वायर है, ये कंडक्टिंग वायर है, कोई एक तार जिसमें की करंट फ्लो हो रही है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया चूंकि फिक्स है, बाद में भी इतना रहेगा। अगर हम ये कहते हैं कि इसमें कुछ चार्जेस फ्लो कर रही हैं, कुछ चार्जेस इधर से जा रही हैं और आगे फ्लो कर रही हैं, और वो चार्ज हम कहते हैं क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है। चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं। अब ऐसा करने में अगर मान लेते हैं क्यू चार्ज फ्लो करने में हमें टाइम टी लगा, टाइम टी, तो जो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है इसको हम I से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट करते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट क्या कहता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम एनी क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब ये जो चार्ज का फ्लो हुआ वो यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया वही हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। यूनिट टाइम मतलब 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर से, वही है उस कंडक्टर का इलेक्ट्रिक करंट। तो इसकी फॉर्मूला अगर निकालें तो क्या आ जाएगा? Q by T, चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर इन यूनिट टाइम, I is equal to Q by T। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होगी एम्पियर। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और SI यूनिट भी कह सकते हैं इसको। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। अब क्या है एम्पियर, देखते हैं 1 एम्पियर की डेफिनेशन। अक्सर एग्जाम में आता है कि बताइए 1 एम्पियर क्या होता है। तो 1 एम्पियर क्या है? अगर इसी फॉर्मूले को हम लें I is equal to Q by T, और I को मेजर किस में करते हैं हम? इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर होती है। तो I is equal to हम लिख सकते हैं Q by T एम्पियर। अगर हम यहां पर Q की वैल्यू 1 कूलाम कर दें, ठीक है, और ऐसा करने में जो टाइम लगा वो 1 सेकंड कर दें, तो देखिए I की वैल्यू क्या आएगी? I is equal to क्या हो जाएगा? 1/1 एम्पियर, या I is equal to कह सकते हैं 1 एम्पियर। ज्यादा कुछ इसमें नहीं करना है, जो बस इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला है I is equal to Q by T। हमें चार्ज भी 1 कूलाम ले लेना है और टाइम भी 1 सेकंड भी ले लेना है, मतलब दोनों 1 ले लेना है। तब देखिए I की वैल्यू क्या जाएगी? 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर क्या हुआ? व्हाट इज 1 एम्पियर? 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट। ये कुछ और नहीं बल्कि एक तरह का करंट है। कैसा करंट? वैसा इलेक्ट्रिक करंट जब किसी भी कंडक्टर में 1 कूलाम का चार्ज फ्लो हो रहा हो, और ऐसा करने में उसे कितना टाइम लगे? 1 सेकंड। तो इफ 1 कूलाम charge is flowing through any conductor in 1 second, then the electric current of that conductor is called 1 ampere। 1 ampere आपको समझ में आ गया होगा क्या है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट में हम कैसे इलेक्ट्रिक करंट को शो करते हैं। आप इलेक्ट्रिक सर्किट जानते होंगे, कोई एक ऐसा क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड लूप जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सके, हम उसको इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। और इलेक्ट्रिक सर्किट कई कंपोनेंट्स को मिला के बनता है, जैसे कि वायर, बैटरी या सेल, बल्ब, इलेक्ट्रिक स्विच, आप एमीटर कनेक्ट कर सकते हैं, वोल्ट मीटर कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ये सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं। जब इनको मिलाकर एक क्लोज्ड पाथ हम बनाते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सके, बीच से ब्रेक ना हो, ये पाथ बीच से टूटा हुआ ना हो, तार क्लोज्ड सर्किट बना रहा हो, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए जैसे ये बना रहा हूं, यहां पर मान लीजिए एक बैटरी या सेल लगा दिया, एक बैटरी लगी है, ये वायर है, यहां पे स्विच लगा सकते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के। बल्ब लगा सकते हैं,
ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, सबको सिंबल के फॉर्म में मैंने यहाँ पर डिनोट किया है, जिसके बारे में आप पहले पढ़ चुके होंगे। तो ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। इसमें अगर ये बैटरी लगी है, किसका पॉजिटिव टर्मिनल तो नेगेटिव टर्मिनल, तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी? देखिए इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन किसी सर्किट में जो सोर्स होता है, इलेक्ट्रिक करंट का जो सोर्स है, सेल या बैटरी या कुछ और, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होती है और निगेटिव टर्मिनल में जाती है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। आपको दिख रहा होगा कि पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की तरफ ये इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन शो की गई है। ऐसा क्यों? इसके पीछे का रीजन है, स्टार्टिंग में जब इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया जाता था, बहुत एकदम इनिशियल टाइम में, तब साइंटिस्ट को ये नहीं पता था कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण होता है। वो तो बस सोचते थे कि चार्जेस के फ्लो होने के कारण होता है। तो कोई भी चार्ज, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, दोनों चार्ज फ्लो करते हैं, ऐसा मानना था साइंटिस्ट का। लेकिन नहीं, इलेक्ट्रिक करंट सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण होता है। लेकिन गलती से उन्होंने जो पॉजिटिव चार्ज को मान लिया कि फ्लो कर रही है, तो उसी की डायरेक्शन में कह दिया इलेक्ट्रिक करंट। किसको माना? पॉजिटिव चार्ज। उन्होंने सोचा क्या, पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो यही डायरेक्शन उन्होंने दे दिया इलेक्ट्रिक करंट की। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, किधर से? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से निकलकर किस तरह से फ्लो करेगा? तो ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बताई जाती है वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा होता है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, जबकि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन हम क्या बताते हैं? पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ लेने के बाद अब हम अगला टॉपिक समझते हैं, जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इसके लिए हमें डेली लाइफ में यूज होने वाले कुछ एग्जांपल पता है। जैसे आपने पानी को फ्लो होते देखा होगा, और पानी हमेशा कहां से कहां फ्लो होता है? ज्यादा ऊंचाई से कम ऊंचाई की तरफ फ्लो होता है, मतलब ज्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ। इसी तरह आपने टेम्परेचर का चेंज भी होते हुए देखा होगा। जब एक गर्म ऑब्जेक्ट में ठंडी ऑब्जेक्ट टच कराई जाती है, तो हीट का भी ट्रांसफर होता है, मतलब हीट भी फ्लो करके एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जाता है। ये कैसे होता है? ज्यादा गर्म वाले ऑब्जेक्ट से कम गर्म वाले ऑब्जेक्ट में जाता है। तो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, जैसे पानी फ्लो हो रहा था हाई हाइट टू लो हाइट, ऐसे टेम्परेचर भी हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो सेम इसी तरह जो किसी कंडक्टर में चार्ज का फ्लो होता है, वो भी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, मतलब जहां पर चार्ज ज्यादा इकट्ठा होंगे वहां से कम वाले की तरफ। अब ये पोटेंशियल है क्या? पोटेंशियल इज द कैपेसिटी थ्रू व्हिच एनी चार्जेस कैन फ्लो। आखिर चार्ज फ्लो कैसे होते हैं? ये पोटेंशियल के ही कारण। पोटेंशियल की डेफिनेशन हम एक और तरह से समझ सकते हैं। मान लिया कि कहीं पर कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। अब किसी एक यूनिट टेस्ट चार्ज, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, उसको हम यहां से उठाकर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आते हैं। ये जो पॉइंट है ये इनफाइनाइट पर है, बहुत दूर है। अगर वहां से उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाया जाए, तो ऐसा करने में हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। इस चार्ज को मूव कराने में हमें वर्क डन करना पड़ेगा ना। तो मान लेते हैं हमें वर्क डन करना पड़ा W। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कहता है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन, the amount of work done on carrying a unit charge or unit positive charge from infinite to any point in an electric field। तो किसी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में इनफाइनाइट से उठाकर किसी भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को उठाकर अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं, तो ऐसा करने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ता है यूनिट चार्ज को लाने में, वही कहलाता है क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहां से हम समझ सकते हैं, अगर इसकी डेफिनेशन से हम फार्मूला निकालें, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको हम V से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू क्या हो जाएगा? यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में किया गया वर्क डन। अगर हमने क्यू चार्ज लाया है
तो यूनिट चार्ज पर वर्क डन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाई क्यू। तो W बाई क्यू ये हो गया पोटेंशियल किसी भी पॉइंट का। एक बात ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी पॉइंट। जैसे इस पॉइंट तक हम लेके आ रहे थे तो इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक प्रॉपर्टी हुई। अगर किसी दूसरे पॉइंट तक यहां पर लाना होगा तो इसी चार्ज को, जैसे मान लीजिए पॉइंट ए है, तो इस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा वो भी ए कुछ अलग आएगा। दूसरे पॉइंट तक अगर हम ले जाएंगे तो यहाँ पर तो दूसरा हमें वर्क डन करना पड़ेगा ना। तो दूसरा वर्क डन, इसको कह दिया अगर W है ये WB, तो हमें दूसरा वर्क डन करना पड़ा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस भी कुछ अलग आएगा। ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल अलग, यहाँ का पोटेंशियल अलग। तो ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसी पॉइंट की प्रॉपर्टी बताता है कि वहां पर कितना पोटेंशियल है। अब इसी से रिलेटेड ये टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे अगर चार्ज यहां पर रखा है पॉइंट ए पर, तो पॉइंट ए से मूव करा के हम चार्ज पॉइंट बी पर लेके जाएं उस चार्ज को, तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो यूनिट चार्ज पर जितना वर्क डन हमें करना पड़ा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में, वही कहलाता है इन दोनों पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हम देखते हैं, इसको डेल्टा V से भी डिनोट कर सकते हैं, वैसे V से भी याद कर सकते हैं, या डेल्टा V। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हुआ क्या, दोनों के बीच में कितना वर्क डन करना पड़ा उसका डिफरेंस। देखिए पॉइंट ए तक अगर हम ला रहे थे तो WA करना पड़ा, पॉइंट B तक ला रहे थे तो WB वर्क डन करना पड़ा। तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा W अपॉन वो यूनिट चार्ज पर हमें चेक करना था, और इसलिए टाइम चार्ज से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय Q। यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा V, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो WB माइनस WA अपॉन Q। चाहे आप ये लिखिए चाहे आप ये लिखिए, दोनों सही है। तो ये रहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम SI यूनिट की बात करें, दोनों की SI यूनिट वो क्या हो सकती है, वर्क डन की यूनिट जूल, वर्क डन की यूनिट जूल अपॉन चार्ज की यूनिट कूलाम। तो जूल पर कूलाम कह सकते हैं, लेकिन इसकी जो SI यूनिट हम लिखते हैं वो है वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट में मेजर करते हैं। अब इसी में एक और टॉपिक है, पूछ लेता है कि 1 वोल्ट क्या है, व्हाट इज 1 वोल्ट। 1 वोल्ट क्या है, तो जैसे आपने इससे पहले इलेक्ट्रिक करंट में जब उसकी यूनिट जो कि एम्पियर है उसकी डिफिनेशन निकाली थी, सेम उसी तरह यहां पर हम वोल्ट की भी डिफिनेशन निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, V = W/Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यही तो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर हम ये कहते हैं कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में, ये जैसे एक पॉइंट A है दूसरा पॉइंट B है, किसी भी यूनिट चार्ज की बात किया, मतलब Q = 1 कूलाम। 1 कूलाम चार्ज को अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं, और ऐसा करने में हमें वर्क डन कितना करना पड़ता है, 1 जूल। वर्क डन मान लें हमें ऐसा करने में 1 जूल करना पड़ा, ठीक है। तो 1 कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन हुआ वो 1 जूल आया। तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 1/1। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आ जाएगा, 1, और इसकी यूनिट होती है वोल्ट। 1 वोल्ट क्या हुआ, एक तरह का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ, ठीक है। कौन सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर किसी एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से ले जाकर दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं, और ऐसा करने में उसको 1 जूल वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो इसकी डिफिनेशन क्या हुई, if 1 coulomb charge is carrying from one point to another point and during this 1 joule of work done is done, then we can say that the potential difference between these 2 points, यही दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस A और B का पोटेंशियल डिफरेंस हम कितना कहेंगे, 1 वोल्ट।